नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और जीएस की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसने पूछ लिया है इनमें से मास्टर ग्रंथि कौन सी है, निम्न में मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो देखो, मास्टर ग्रंथि वो होगी जो अपना भी काम करे प्लस अन्य ग्रंथियों को अपने नियंत्रण में रखे। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। इसके बाद आंसर विकल्प है आपका यकृत। यकृत का मतलब है लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद है थायराइड। देखो, थायराइड हमारे गले में होती है, ये भी एक ग्रंथि है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले, थायराइड बोलोगे। पिनियल काय ग्रंथि, ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी। तो ग्रंथि हमारी। सवाल 2 है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं। तो देखो, हमारे भारतीय संविधान के देशी और विदेशी अनेकों स्रोत हैं। अलग अलग देशों के संविधान से हमने अलग अलग बातें ग्रहण करी हैं भारतीय संविधान में। तो इसने पूछ लिया संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए या किस देश से लिए गए। तो आप बताएंगे जो मौलिक अधिकार है ना, पहले इनके बारे में 2 मिनट जान लेंगे। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो आप बोलोगे भाग 3। अनुच्छेद पूछ ले तो 12 से 35 तक। इसके बाद मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए हैं हमने, तो आप बोल देंगे मौलिक अधिकार लिए हैं हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 6। तो पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। एक कम हुआ तो भाई संविधान में संशोधन हुआ होगा। तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ, आप बोलोगे 1978 में हुआ। सॉरी, 44वां संविधान संशोधन है ये। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया, अब वह कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A के तहत। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और ध्यान देंगे मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। मूल संविधान में ये नहीं थे मौलिक कर्तव्य, ये बाद में जोड़े हैं, रूस के संविधान से लिए हैं। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या ग्रहण किया है हमने, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर पूछता है कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है, तो नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए भैया, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसने कहा वास्को डिगामा कौन के शासनकाल में भारत आया था। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का नागरिक था, और पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। यूरोपीय देश है पुर्तगाल, उसकी राजधानी है लिस्बन। ये 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद भारत में पहुंचा था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। तो उस समय पर जब वास्को डिगामा भारत आया, केरल आया था, तो भारत में जो बड़ा राज्य था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था, और उसका जो राजा था कौन था। ठीक है, तो आप बोलोगे सिकंदर लोधी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि वास्को ड गामा कौन के शासनकाल में भारत आया, आप बोलोगे सिकंदर लोधी के शासनकाल में आया। कब आया भाई, तो आप बोलोगे 1498 में आया, और ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन यात्री आया था भारत में, तो आप बता देंगे इब्न बतूता। और इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था, अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश मोरक्को, वहाँ का निवासी था। और इसने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम है रेहला। और ये तो रेहला से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और इनके शासनकाल में आया था मेगास्थनीज कौन के शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और मेगास्थनीज की जो बुक है उसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, इंडिका, याद रखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग। तो ये चीन का यात्री था ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हीं की इस घटना के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। 15 जनवरी में कौन सा दिवस होगा, तो आप बोलोगे थल सेना दिवस। 30 जनवरी में आप कहेंगे शहीद दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। क्वेश्चन 5 आपके सामने है। इसने कहा सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु, तो भैया सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु याद रखेंगे ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। क्रोमियम क्या है? सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु कौन सी है? क्रोमियम है। और सोना क्या है? सोना है तन्य धातु। सबसे तन्य धातु, तन्य का मतलब है जिससे पीट के बहुत लंबा तार बनाया जा सके, सबसे पतला तार जिस धातु का बनाया जा सके वो है आपका सोना, इसे कहा जाता है तन्य। ठीक है, तो सबसे तन्यता वाली धातु है। सबसे अधात वर्धनीय धातु है, जैसे पीट कर बहुत पतली परत बना दी जाए उसे कहा जाता है अधात वर्धनीय। तो अधात वर्धनीय पूछे या तन्य पूछे, आपका उत्तर क्या होगा? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। इसने पूछ लिया किस अंग द्वारा यूरिया रक्त से अलग किया जाता है? हमारे रक्त में यूरिया मिला होता है, यूरिया मिल जाता है विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। उस यूरिया को रक्त से अलग कौन सा ऑर्गन या अंग करता है? तो ध्यान रखेंगे यूरिया को रक्त से अलग करने वाला जो अंग है वो रखेंगे, जो गुर्दे हैं, किडनी हैं, ये रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आप बोलोगे किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में। अब देखो यकृत में क्या है? यकृत में क्या है? जो यूरिया है ना उसका निर्माण ही यकृत में होता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण, तो आप बोलोगे यकृत में। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, तो ये एक तो याद रखेंगे कि ये हमारी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। और दूसरा याद रखेंगे कि यहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिका से। इसके बाद ध्यान देंगे कि अगर हमारे रक्त में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, रक्त में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो फिर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है रक्त में। और अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो एक रोग होगा जिसे हम बोलेंगे डायबिटीज या शुगर। अब इसके बाद है हृदय। हृदय क्या करता है? हृदय केवल रक्त पंप करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, पूछ लिया विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत किस धातु में सबसे सुगमता से आगे बढ़ती है। तो विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु हमें पूछी है और सबसे अधिक सुचालक धातु होती है विद्युत की चांदी। तो सर्वाधिक सुचालक धातु पूछी जाए चांदी बोलोगे। तांबा भी क्या है, सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। लेकिन सिलिकॉन विद्युत का अर्धचालक है। क्या है ये, अर्धचालक है, अर्धचालक है। इसके बाद ध्यान रखेंगे लकड़ी विद्युत की कुचालक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा विकल्प गलत है। तो इसने पहला कथन दिया है अशिक्षित बादशाह अकबर। तो ये बात सत्य है, अकबर अशिक्षित बादशाह था और अकबर ने भारत से दास प्रथा का अंत किया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, तो ये चीज़ 2-3 याद रखेंगे। इसके बाद है अमृतसर की स्थापना। तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास जी ने ही की थी, बिल्कुल सही है। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की, तो गुरु अंगद देव जी ने की, ये भी बात सही है। गदर पार्टी की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, गदर पार्टी की स्थापना की थी सोहन लाल ने, सोहन सिंह ने और लाला हरदयाल। तो ये ऐसे भारतीय थे जो भारत में नहीं थे, अमेरिका या दूसरे यूरोपीय या अमेरिकन देशों में रहते थे। और ये भी ध्यान रखेंगे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। कहाँ हुई ये भी पूछ लेता है, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है और वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना हुई। 9वां क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की। तो भाई ध्यान रखेंगे मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने। तो एक यहाँ दिया है हमें बलबन ने क्या किया था, तो बलबन ने सेजदा और पैवोस प्रथा की शुरुआत की। सेजदा और पैवोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। इल्तुतमिश ने क्या किया था, तो तुर्कान ए चहलगानी यानी दल चालीसा प्रथा की शुरुआत की थी। यानी 40 तुर्क सरदारों का एक समूह होगा जो पूरे राज्य की सूचना इकट्ठी करके किसे देगा, इल्तुतमिश को देगा। इसके बाद है मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी आक्रमणकारी है जो भारत पर आक्रमण करने में सफल रहा, अर्थात ये भारत पर पहला सफल आक्रमणकारी है जो अरब से आया था। 712 में इसने भारत के सिंध प्रांत में राजा दाहिर पर आक्रमण किया था और इसी ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगा दिया था। तो भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला जो शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम था। और जजिया एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा कथन है। तो पहला दिया शुद्ध सोना 24 कैरेट। और एक बात ध्यान रखेंगे सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, कैरेट में। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर से की जाती है, यही बात गलत है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से की जाती है। नाइट्रेट शब्द यहाँ गलत है, यहाँ पे आएगा आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए है। झूठा सोना आयरन पायराइट्स को ही कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है, ये भी बात सही है। तो आप बता देंगे शुद्ध सोना 24 कैरेट, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाएगी। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए यानी बनावटी वर्षा अपने जाएगी वो सिल्वर आयोडाइड से। इसके बाद झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट्स को, और सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेंगे, और भाई दोस्तों पर शेयर भी करें। नमस्कार।